नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पिछले सेशन से ही पढ़ रहे हैं पद परिचय, और पद परिचय लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने जितने भी शब्दों के यहाँ पर पद परिचय पढ़ने थे सारे हमने पढ़ लिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो ये सारे हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, विद एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लिए हैं। तो आज मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सब इसको रिवाइज करके आएंगे, यानी कि एक बार आप इसे पढ़कर आएंगे। तो आज के सेशन में हम इसी पद परिचय से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कितना ये समझ में आया है। तो इसी से जुड़े हुए अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम करेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में सारे जितने भी पद परिचय हैं इन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं और फिर हम इससे जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पद परिचय यानी कि जब आप पद का परिचय देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ बातें आपने याद करनी होती हैं। जैसे संज्ञा, अगर आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। सर्वनाम, अगर आप पद परिचय दे रहे हैं सर्वनाम का तो उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। विशेषण, अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो उसके भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। तो जैसे मैंने कहा संज्ञा, बाकी हमने जो भी कल परसों जो हमने एक्सप्लेन किए थे, जो भी हमने पढ़े थे, तो उन सबको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। केवल संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसको आज हम एक बार पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इससे जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को हम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा संज्ञा, तो संज्ञा के लिए आपको सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा आपको आनी चाहिए, संज्ञा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा सभी बच्चों को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जब आपने कहा व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर हमने संज्ञा के भेद माने। तो संज्ञा के भेदों में जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं। कौन कौन से 5 भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्योंकि हम संज्ञा को पढ़ रहे हैं, संज्ञा का पद परिचय हम पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम संज्ञा को रिवाइज कर रहे हैं, संज्ञा के भेदों को पढ़ रहे हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये केवल रिवीजन है, क्योंकि आपको पद परिचय देना है तो आपको सारे भेद क्लियर होने चाहिए। तो मैंने कहा नंबर 1 आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का जो बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
देखिए विशेष व्यक्ति यहां पर कहा गया है, क्योंकि जैसे भारत, भारत क्या है, एक विशेष जगह का नाम है। और कालिदास, कालिदास कौन है, महान कवि है। गंगा क्या है, एक विशेष नदी है। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण मंदिर एक विशेष मंदिर है। कुतुब मीनार एक विशेष इमारत है। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, विशेष। तो जब भी आप वाक्य में देखेंगे कि ऐसा कोई विशेष नाम वहां पर लिया गया है, ऐसी कोई विशेष वस्तु के बारे में वहां पर कहा गया है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा आपका होगा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जाति, देखिए जाति शब्द से आपको क्या पता चल रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से आपको एक ही प्रकार की समस्त प्राणियों, समस्त व्यक्तियों, समस्त स्थानों, समस्त वस्तुओं के बारे में बोध होता है, यानी कि एक ही प्रकार के, जब आपको एक ही प्रकार के समस्त प्राणियों का, व्यक्तियों का, स्थानों का या वस्तुओं का परिचय जिससे आपको मिलता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे गाय, गाय तो गाय है, ठीक है, कोई भी ऐसा, हम अपना गाय का नाम रखते हैं, वो अपनी पसंद से रखते हैं, अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन गाय तो गाय है, वो एक जाति है, पशु जाति है। ठीक है, उसके बाद अध्यापक, अध्यापक क्या है, एक जाति है। सभी अध्यापक, यानी कि चाहे उसमें अध्यापिकाएं हो, चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, अध्यापक एक जाति है। बिल्कुल इसी तरह पहाड़, सड़क, पुस्तक, सोना, सभा आदि, तो इसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जब आपको वाक्य में इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं, तो आप उसको संज्ञा के भेदों में आप उसको क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए भाव का क्या अर्थ होता है, जब जिस किसी संज्ञा शब्द से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति के, किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है। ठीक है, गुण भाववाचक यानी कि किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव, दशा, दशा, अवस्था आदि, अवस्था या स्वभाव, अवस्था या स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, क्योंकि यहां पर क्या कहा है, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जैसे बाल्यावस्था, ये क्या है, एक अवस्था है बच्चे की। ठीक है, यौवन, ये क्या है, अवस्था है। जैसे बुढ़ापा क्या है, अवस्था है। चतुराई, चतुराई, तो ये क्या है, ये भाव है, चतुराई का भाव। ठीक है, इसी तरह घबराहट, ये क्या है, दशा है, घबराहट हो रही है। स्वास्थ्य, ये क्या है, अवस्था है। तो इसी तरह जहां पर आपको गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में पता चलता है, उसे आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहीं पर भी आपको वाक्य में इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं जिनसे आपको गुण, दोष, भाव के बारे में पता चलता है, दशा के बारे में पता चलता है, अवस्था के बारे में पता चलता है, स्वभाव के बारे में पता चलता है, तो वहां पर आप लिखेंगे ये संज्ञा का भेद, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्य का क्या अर्थ होता है, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ।
द्रव्यवाचक। तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। देखिए पदार्थ जहां पर आपको जिस संज्ञा शब्द से आपको किसी द्रव्य यानी कि किसी पदार्थ के होने का बोध होता है और उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। अब जैसे द्रव्य में आप सोना चांदी भी ले सकते हैं, क्योंकि सोने चांदी से भी क्या होता है, आभूषण बनते हैं। और दूध से, अगर दूध है तो उससे क्या बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, मिठाई बनती है। पीतल, तांबा, लोहा, इन सब चीजों से भी विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। यानी कि किसी भी द्रव्य या पदार्थ का जिसमें आपको बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, तो ये सारी चीजें भी द्रव्य कहलाती हैं। और देखिए तरल को भी द्रव्य कहा जाता है, जैसे मिट्टी, तेल, पेट्रोल आदि। तो ये सारे शब्द जब आपको क्या होता है कि जब आपको इस तरह के शब्द कहीं पर वाक्य में दिखाई देते हैं तो आप वहां पर लिखेंगे उसके भेद में द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा का एक भेद, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक और समूहवाचक को ही समुदायवाचक भी कहा जाता है। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूह से आपको क्या पता चल रहा है, समूह यानी कि ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हो, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, जो किसी समूह के होने का बोध कराते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं कहूं सेना, तो सेना में केवल एक व्यक्ति की गिनती नहीं होती है, सेना तो बहुत सारे जवानों की फौज होती है। ठीक है, तो सेना। नेक्स्ट, भीड़ में जब बहुत सारे लोग होंगे तभी तो उसको भीड़ कहा जाता है। कक्षा, एक बच्चे से कक्षा नहीं बनती, पूरी जब क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। पुलिस, तो एक इंसान पुलिस है तो वो पुलिस नहीं है, पुलिस की भी क्या होती है, पूरी फौज होती है, पूरी एक समूह होता है, एक सेना होती है। और सभा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सभा, केवल एक व्यक्ति से सभा नहीं होती, पूरा जो एक सभा जहां पर हो रही होती है तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत एक समूह में लोग वहां पर इकट्ठे हुए रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा संज्ञा के भेद। ये हमने क्या पढ़े, संज्ञा के भेद पढ़े। और संज्ञा के भेदों में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पर पद परिचय जानना है। तो संज्ञा के पद परिचय के लिए हमें उसके सारे भेद पता होने चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए, कारक पता होना चाहिए और क्रिया के साथ उसका संबंध पता होना चाहिए। तो अब हम, क्योंकि अब आपने संज्ञा के सारे भेद पढ़ लिए हैं और आशा करती हूं कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं संज्ञा के भेद से जुड़ा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। सबसे पहले तो आपको इसमें संज्ञा बताना है, संज्ञा शब्द बताना है। तो अगर आप लोगों को संज्ञा शब्द क्या है इसमें समझ में आ गया है तो हैंड रेज कीजिए, फटाफट से हैंड रेज कीजिए। अगर संज्ञा इसमें क्या है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है इसमें संज्ञा क्या है, वेरी गुड। क्या सिर्फ रीठा खाल के बच्चों को समझ में आया है? यस, वेरी गुड बच्चे।
तो इसमें संज्ञा क्या है सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको संज्ञा की परिभाषा पता है तो आप बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा क्या है। तो जैसे कि अभी हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि संज्ञा शब्द कौन सा लिखा गया है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है, 3 संज्ञा शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी और रानी। एक वाक्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें 3 संज्ञा शब्द हैं। तो सबसे पहले तीनों को हम लिख लेते हैं, रानी लक्ष्मी बाई, अगला झांसी, नेक्स्ट रानी। तो ये 3 आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए गए हैं। एक वाक्य में 3 संज्ञा शब्द हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। तो जैसे कि हमने कहा रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, क्योंकि आपको पता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति भी है, स्थान भी है। तो आपने देख लिया और लिख लिया कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है जो शब्द है, उसमें आपकी 3 संज्ञा है। लेकिन हमने कहा कि जब आप संज्ञा शब्द का पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले आपको भेद बताना होता है। तो अब आपको संज्ञा का भेद कौन सा है वो आपको बताना है। तो जिसे पता चल गया है कि रानी लक्ष्मी, एक एक करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले है लिखा हुआ रानी लक्ष्मीबाई। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए जिसे समझ में आ गया है कि रानी लक्ष्मीबाई में कौन सा संज्ञा का कौन सा भेद है। संज्ञा है ये तो पता है, लेकिन संज्ञा का कौन सा भेद है आप एक बार हैंड रेज करके बताइए फटाफट कि संज्ञा का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यस, जीआईसी घर का, क्या बच्चे आप मुझे सुन सकते हैं? एक बार हैंड रेज कीजिए। यस, क्या आप बता सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई में संज्ञा का कौन सा भेद है? जीआईसी रीठा खाल, बच्चे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, बैठ जाइए। बहुत अच्छे, आपको मुझे पता है आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जीआईसी घर का बच्चे आप एक बार माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेरी गुड। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा? रानी लक्ष्मीबाई में कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? क्यों बच्चे, क्यों होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, लेकिन आपको रीजन भी पता होना चाहिए क्योंकि हाँ, यस मैम, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का पता चल रहा है। यस, व्यक्ति तो है, लेकिन बच्चे कैसा व्यक्ति है वो? हमने कहा स्त्रीलिंग है। यस, वेरी गुड, स्त्रीलिंग है, लेकिन बच्चे कैसा व्यक्ति है? क्यों उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है? अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराने वाले, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या है? विशेष महिला है वो, है ना, विशेष है। उन्होंने अपने देश के लिए क्रांति की, सब उनको जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, है ना। तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए हमने उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा बताया कि रानी लक्ष्मीबाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपने कहा स्त्रीलिंग है, वेरी गुड, स्त्रीलिंग। और नेक्स्ट एक वचन भी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बात की है तो एक वचन भी यहाँ पर होगा, वचन भी बताना है हमें। सिट डाउन, आप बैठ जाइए बच्चे। नेक्स्ट है झांसी। तो झांसी में कौन सा यहाँ पर संज्ञा का भेद होगा? झांसी शब्द यहाँ पर लिखा गया है, तो झांसी में कौन सा भेद है संज्ञा का? चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। सेम, झांसी भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विशेष स्थान का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सेम स्त्रीलिंग और सेम एक वचन। नेक्स्ट है रानी। तो रानी क्या है? जीआईसी लाडपुर, जीआईसी लंढोरा, यस बच्चे क्या आप बताएंगे? रानी शब्द यहां पर लिखा गया है। अभी अभी मैंने आपको यहां पर संज्ञा की परिभाषा भी एक्सप्लेन की, संज्ञा के सारे भेद बताए। तो क्या आप, यस वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा रानी। रानी कैसे आपको लगता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या आप बता सकते हैं बच्चे? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बार मैंने बोला और आपने माइक पकड़ा, आप बोलने के लिए तैयार हुए, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि जब हम क्लास में बैठते हैं और हम इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आप अकेले यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास आता है कि हाँ आज मैंने माइक में बोला, और सही बोला या गलत बोला ये बिल्कुल भी आपका यहाँ पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने कोशिश की। आज आपने गलत बोला, लेकिन कल आपको लगेगा कि अरे कोई नहीं, मैं कल और मेहनत करूंगा, मैं कल और अच्छे से आंसर दूंगा मैम को। तो जैसे मैंने कहा रानी, तो रानी बच्चे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो किस किस को लग रहा था कि रानी जातिवाचक संज्ञा है? एक बार हैंड रेज कीजिए। बिल्कुल एकदम अपने मन से हैंड रेज कीजिए जिसको लगता था कि रानी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, रानी में हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा? जैसे कि अभी अभी मैंने आपको यहां पर बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें मैंने कहा था किसी विशेष अगर हम व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में मैंने कहा जैसे गाय, जैसे अध्यापक, तो रानी एक किसी जैसे यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात किया, तो रानी वो एक स्पेसिफिक नेम है, वो बहुत ही स्पेशल नेम है कि लक्ष्मीबाई है। लेकिन सिर्फ रानी अगर हम बोले तो वो एक पूरी जाति को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, पूरी जाति को यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा अध्यापक, तो यहाँ पर किसी मेल अध्यापक का नाम नहीं है, किसी फीमेल अध्यापक का नाम नहीं है, किसी स्पेशल अध्यापक का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, केवल अध्यापक कहा गया है। तो ये पूरी अध्यापक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रानी शब्द आपको लिखा गया है, और जैसे ऊपर वाला है रानी लक्ष्मीबाई, तो ये एक स्पेशल नेम है, एक बहुत ही अलग नाम है रानी लक्ष्मीबाई, इसीलिए हमने इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा। लेकिन केवल रानी शब्द अगर लिखा गया है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होगा। और दूसरा, क्योंकि रानी लिखा गया है तो स्त्रीलिंग है, अगर राजा लिखा गया होता तो आपका पुल्लिंग होता, स्त्रीलिंग और एक वचन। एक वचन है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा, आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे से। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, और इसी तरह आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली चीज थी, आप अपनी तरफ से आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपने उसी के आधार पर यहाँ पर रानी कहा कि रानी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन क्योंकि आपको ध्यान में चीजें रखनी है, आपको भेद सारे याद होने चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा है तो क्यों है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्यों है, समूहवाचक संज्ञा है तो क्यों है, भाववाचक संज्ञा है तो क्यों है। तो आपको एक एक चीज जो है डिटेल में पता होनी चाहिए, एक एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रश्न आया था जो हमारा क्लियर हो गया है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारा संज्ञा से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर क्लियर
क्लियर करी, संज्ञा के भेद मैंने आपको यहाँ पर बताए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम, ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये केवल क्योंकि आपको यहाँ पर पद परिचय देना है, आप पद परिचय सीख रहे हैं, तो इसीलिए आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना एक बार जरूरी हो गया है, इन सब चीजों को पढ़ना एक बार जरूरी हो गया है। तो जैसे मैंने कहा सर्वनाम, तो सभी को पता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सभी को पता है परिभाषा, और एग्जाम्पल्स भी सभी को पता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, क्योंकि कई बार आपके वाक्य में सर्वनाम शब्द भी आते हैं जिनका आपको पद परिचय देना होता है। तो सर्वनाम के भेदों का पद परिचय देने के लिए आपको सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए, आपको लिंग, ये सारी चीजें सभी के अंदर आती हैं। तो सर्वनाम हमने यहाँ पर लिखा। अब हम देखेंगे सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ये बहुत अच्छे से हम पहले पढ़ चुके हैं। पुरुष वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक। नंबर 5 है प्रश्नवाचक। नंबर 6 है निजवाचक। तो ये 6 तरह के सर्वनाम के भेद होते हैं। सभी को पता है, सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें पद परिचय देना होता है तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम तो है, उसके भेद भी हमें पता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वनाम का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जैसे अगर मैं कहूं आपके लिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा, मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत करते हैं तो वहां 3 लोगों के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसी में आपको जवाब देना है। पुरुषवाचक, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब कहीं पर 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हो तो वहां पर 3 लोगों के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है। कैसे प्रयुक्त होता है 3 लोगों के लिए? अगर किसी को पता हो, सर्वनाम पढ़े हुए हैं सारी चीजें, प्लीज हैंड रेज कीजिए। जीआईसी लंडोरा से अभी अभी आंसर आया था बच्चे, एक बार अगर आपको आता है तो माइक ले लीजिए फटाफट। कौन कौन से 3 व्यक्ति होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? यस, वह, हम और वे। यस, वह, हम और वे। देखिए आपने हम शब्द बोला, इसमें एक मिनट फिर से बच्चे माइक ले लीजिए। आपने वह शब्द बोला, वे शब्द बोला और हम शब्द बोला। तो यहाँ पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो तो अपने लिए कोई भी शब्द ऐसा प्रयोग, हम शब्द प्रयोग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो हम सबके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि केवल 2 व्यक्ति हैं, वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैसे बात करेंगे? देखिए मैं आपको एक बार बताती हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हारा मित्र या वह बहुत अच्छा बच्चा है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर? मैं, तुम, वह।
ये 3 व्यक्ति मैंने यहाँ पर बताए। मैं तुमसे कह रही हूं कि वह बहुत अच्छा बच्चा है। मैं, तुम, वह। तो ये 3 यहाँ पर शब्द आए हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, वेरी गुड। प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ ना बोले उससे अच्छा है कि आप कुछ बोले, चाहे आप सही बोले चाहे आप गलत बोले, क्योंकि आपको आपकी गलती को सुधारना हमारा काम है। हम आपको बताएंगे तब आप अपनी गलती को सुधारेंगे। तो बहुत अच्छे बच्चे, आप प्रयास कर रहे हैं। मैं बस केवल इतना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो देखिए, आप स्कूल आते हैं, आप क्लास में बैठते हैं, आप इतना टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप 10 में से कम आप 1-2% तो आप सीख कर जाएं। कुछ तो आप सीखें क्लास में बैठ के। तो ऐसा नहीं है कि आपकी यहाँ पर क्लास चल रही है तो ये बेमतलब है या कुछ ऐसा है। आपको कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया रोज सीखने को मिलता है। तो जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए, हिस्सा लीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, और जितना भी आपसे हो सकता है कि आप हमारे साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं हमें बताने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ। आप भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर क्या होगा, इससे कैसे है। ये सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं। आज नहीं तो कल मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। मैं आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है उन सभी का समाधान आपके लिए करूंगी। तो मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने कहा कि जब 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं तो वहां पर 3 लोगों के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है। एक, मैं, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति। मैं कौन है? बोलने वाला व्यक्ति। और तुम कौन है? सुनने वाला व्यक्ति, यानी कि श्रोता। और वह कौन है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वह कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मैं, बोलने वाला व्यक्ति, तुम, सुनने वाला व्यक्ति, वह, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति। तो यहाँ पर 3 लोगों के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ। मैं यानी कि वक्ता, तुम यानी कि श्रोता, वह यानी कि अन्य व्यक्ति। तो जब भी पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें 3 तरह के सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे वक्ता, श्रोता और अन्य। और इसी आधार पर जो सर्वनाम शब्द, इसी के आधार पर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बनाई कि जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बोध कराया जाए, जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। तो ये इसके एग्जाम्पल। देखिए, अब मैंने कहा 3 तरह के सर्वनाम शब्द। तो यहां पर मैंने कहा 3 तरह के सर्वनाम शब्द, तो इसको 3 उपभेदों में बांटा। इसको हमने 3 उपभेदों में बांटा, क्योंकि यहां पर मैं है, तुम है और वह है। तो मैं यानी कि जो बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किया गया, उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। तुम यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए तो उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक। नेक्स्ट वह, तो इसको हम कहेंगे, ये है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम कहेंगे अन्य
पुरुषवाचक। तो इस तरह से हमने पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको 3 उपभेदों में बांटा है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चे, आज हमने संज्ञा के भेदों को जाना और उसी के हिसाब से हमने एग्जाम्पल्स के साथ पद परिचय भी हमने किया। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम सर्वनाम से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेंगे और उसी का हम पद परिचय निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी सर्वनाम के जितने भेद हैं एक बार रिवाइज करके आइए घर से, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आप लोगों को करूंगी, फिर उसके बाद हम उसका पद परिचय निकालने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।